उनसे समझते हैं। ज्योति जी देश के टॉप स्ट्रेटजिस्ट में से एक हैं, 37 साल का अनुभव है और काफ़ी बड़ी बड़ी सेल साइड ब्रोकरेजेस में भी पहले काम कर चुके हैं। डीएसपी मेरिल लिंच में वो तब थे जब एफआई के दम पर मार्केट चलती थी। ज्योति जी, गुड मॉर्निंग। गुड क्या मॉर्निंग। परेशान कैसे? क्या परेशान कर रहा है मार्केट को ये इस तरीके की जो सेलिंग लगातार रिलेंटलेसली एफआईएस की आ रही है? आपके हिसाब से ये क्या हो रहा है? तो देखिए अनुज जी, एक तो वैल्यूएशन है जिसका जिक्र सब लोग कर रहे थे, हम लोग भी कर रहे थे कई दिनों से। तो वैल्यूएशन महंगा है, और यदि अपने वैल्यूएशन देखें तो भारत के हिस्ट्री के हिसाब से वैल्यूएशन थोड़ा महंगा है, क्योंकि मार्केट भी इसी किस टाइम पे ट्रेड कर रहा है। पर उससे ज्यादा यदि अपने देखें तो बहुत रिलेटिव कॉन्टेक्स्ट में इमर्जिंग मार्केट के सामने देखें तो इमर्जिंग मार्केट के सामने करीब 80% का प्रीमियम है वैल्यूएशन में। तो इसीलिए क्या देखने मिल रहा है कि एफआईआई लोग को लॉन्ग टर्म इंडिया अच्छा लगता है, पर शॉर्ट टर्म में वैल्यूएशन इतने महंगे हैं, और है ना, चाइना में वैल्यूएशन काफी सस्ता है, वहां थोड़ा स्टिमुलस का भी कोशिश हो रहा है, तो थोड़ा पैसा दूसरे बाजारों में जा रहा है। दूसरा अभी है ना, थोड़ा पैसा इमर्जिंग मार्केट छोड़ के भी डेवलप मार्केट में जाने लगा, खासकर यूएस में जाने लगा है, क्योंकि वहां पे ना नई सरकार आई है, तो लग रहा है वहां पे थोड़े मेजर लिए जाएंगे। अच्छा, वैल्यूएशन की तो एक बात हो गई, अर्निंग्स पे जिस तरीके का प्रेशर चल रहा है, आज जो एशियन पेंट्स के नंबर्स आए, क्या देखकर थोड़ा अब डर लग रहा है नंबर्स को देखकर, या आपको लगता है कि कुछ स्पोरेडिक इंसिडेंट्स ही हैं? सॉरी, आप अर्निंग्स की बात कर रहे थे? अर्निंग्स, एशियन पेंट्स के नंबर्स देखकर जो आज मार्केट में एक एक्सीडेंट हुआ, उस पर क्या मतलब अब व्यू रहेगा? अ, तो देखिए पेंट सेक्टर में क्या हुआ है कि दो बड़े प्लेयर आ गए हैं। तो एक तरह से कंपिटिटिव इंटेंसिटी पेंट में बढ़ गया है। दो बड़े प्लेयर आने के बाद क्या हो जाता है एकदम, कि हर एक कंपनी को मार्केट शेयर अपना मेंटेन करना रहता है, नए प्लेयर को मार्केट शेयर गेन करना रहता है। तो उस हिसाब से लोग है ना मार्जिन में हिट ले लेते हैं, और इसीलिए ये ऐसे देखने मिला है। दूसरा आपने देखे, और हर एक कंज्यूमर कंपनी में देखे कि थोड़ा सा डिमांड में भी नरमी है, और है ना डिमांड भी पिकअप नहीं हो रहा है। उसी टाइम पे यदि कंपिटिटिव इंटेंसिटी बढ़ जाता है, तो टॉप लाइन और मार्जिन दोनों में है ना थोड़ा नरमी हो जाता है, और वैल्यूएशन महंगे होते हैं कोई भी शेयर के, तो कभी भी अर्निंग डिसअपॉइंटमेंट आता है, तो उस पे ना इम्पैक्ट शेयर प्राइस में ज्यादा हो जाता है। ओके, अच्छा ज्योति वर्धन जी, अभी तक अगर आप प्राइस सेक्शन को देखें तो इस पूरे बुरे फेज में आईटी स्टेबल रहा है, चाहे वो लार्ज कैप आईटी हो, मिड कैप आईटी हो। क्या इस बहुत ही वीक फेज में अर्निंग्स के आईटी हमारे डाउनसाइड को प्रोटेक्ट करेगा क्या? और क्या ये लीडरशिप कुछ समय तक आईटी में रहे, इस बात की चांसेस आपको कितने लग रहे हैं? अ, तो देखिए वीरेंद्र जी, आरटी में एक जो है ना अभी अच्छा चीज हो रहा है कि वैल्यू द रूपी वीकेंड हो रहा है। रूपी इसलिए वीकेंड हो रहा है क्योंकि चाइना में युआन वीकेंड कर रहे हैं टैरिफ के एंटिसिपेशन में। तो वो आईटी के लिए अच्छा रहता है, शॉर्ट टर्म एटलीस्ट अच्छा रहता है। यदि अपने देखे लॉन्ग टर्म इतना खास फर्क नहीं पड़ता है, पर जनरली जब आईटी है ना, जब रूपी वीकेंड होता है तो एक आईटी अच्छा करता है। दूसरा है कि डिमांड है ना थोड़ा ठीक ही है। इसमें बस एक ही दिक्कत है कि अब जब ट्रम्प की सरकार आएगी, उनका है ना काफी इमिग्रेशन पे ध्यान है। यदि H1B वीजा में कुछ बदलाव आ जाता है जो आईटी कंपनीज को हर्ट कर देता है, क्योंकि उनका रहा है कि भाई अमेरिकन लोग को ही हायर करो, ये बाहर से लोग को नहीं लाए, तो हो सकता है आईटी में थोड़ा दिक्कत आ जावे। अभी वो आएंगे जनवरी में, उसके बाद उनके क्या प्रस्ताव आते हैं, वो एक है ना रिस्क फैक्टर रहता है आईटी में। आईटी वो रिस्क फैक्टर है। अच्छा, इसी के साथ एक और स्पेस में चलता हूँ जहाँ की वैल्यूएशंस बहुत रिच थे। आप कैपिटल गुड्स को देखिए, स्पेशली द काइंड ऑफ रन अप वी हैव सीन इन आई थिंक CY 23-24 के मिड हाफ तक, ABB, सिमंस, कैपिटल गुड्स में। बट जो कैपेक्स ड्राई हो रहा है धीरे धीरे, क्या वो आपको विचलित करता है? क्या वो आपको परेशान कर रहा है? क्या ऐसे में बाजार इतनी रिच वैल्यूएशंस को एंटरटेन करेगा क्या? तो देखिए कैपेक्स का मेरा थोड़ा सा अलग विचार है। पिछले 6 महीना फिस्कल के देखे तो गवर्नमेंट का है ना जो स्पेंडिंग रहा है वो काफी कम रहा है। यदि अपने फिस्कल डेफिसिट देखे तो उनका है ना करीब प्रतिशत 35% उन लोग ने खर्चा किया है
फर्स्ट हाफ ऑफ द फिस्कल में। तो इसलिए जो सेकंड हाफ है उसमें काफी पैसा है खर्चा करने को। मेरे ख्याल से हर महीना एवरेज में 1 लाख करोड़ का कैपेक्स स्पेंडिंग गवर्नमेंट की तरफ से आएगा। तो एक तरह से उसके कारण थोड़ा सा डिमांड पिकअप हो सकता है कैपिटल एक्सपेंडिचर में। ये है ना एक अर्निंग्स का, इसके लिए थोड़ा अर्निंग्स पिकअप आ सकता है। ये बोलने के बावजूद पर वैल्यूएशन काफी महंगे हैं। ये यहाँ पे काफी केयरफुल रहना चाहिए क्योंकि जो वैल्यूएशन है वो काफी ऑप्टिमिस्टिकली प्राइसिंग कर चुके हैं। और यहाँ से अभी है ना थोड़े सिलेक्ट कैपिटल गुड्स में ही जहाँ पे वैल्यूएशन कंफर्ट आता है या अर्निंग्स से एकदम विजिबिलिटी है, उसी को लेना चाहिए। क्योंकि अभी तक प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर का कुछ है ना थोड़ा थोड़ा साइन दिख रहा है पर बहुत कम है। वहां पे कोई बड़ा कैपेक्स प्राइवेट सेक्टर से आने का लग रहा नहीं है अभी। ओके, बिल्कुल। अच्छा, एक और सवाल जो मैं आपसे पूछना चाह रहा था वो था, पिछले 2-3 साल में सबसे ज़्यादा पैसा बनाया लोगों ने डिफेंस, रेलवेज़, पीएसयूज़ में। इन स्टॉक्स में हायर लेवल से अब 40 से 50% की करेक्शन आई है कुछ केसेस में, लेकिन अभी भी अगर आप 2 साल का चार्ट देखेंगे तो 5 गुना 6 गुना है ये स्टॉक्स। यहाँ पर अब क्या अप्रोच होगी? तो अनुज जी, हम लोग तो 6-8 महीना से बोल रहे हैं कि ये सेक्टर पे हम लोग को वैल्यूएशंस बहुत महंगा लग रहा है, बहुत गुड न्यूज प्राइस्ड है। अब यहाँ पे दो चीज है कि भाई डिफेंस के ऑर्डर्स आते रहेंगे, पर डिफेंस ऑर्डर्स में लंपीनेस रहता है। दूसरा, इसका इम्प्लीमेंटेशन पीरियड काफी लंबा रहता है। तो ऐसे वैल्यूएशन में काफी है ना नई खरीदारी करनी चाहिए, रुकना चाहिए। जब सस्ता हो जावे, थोड़ा खराब न्यूज आए तो शेयर प्राइस गिर जावे तो ही लेना चाहिए, क्योंकि अभी भी वैल्यूएशन बहुत ज्यादा महंगे है। और केमिकल स्पेस में अब जिस तरीके के अर्निंग्स एक्सीडेंट्स यहाँ आ रहे हैं, यहाँ पर क्या लोअर लेवल पर बाय बनता है? हाँ, तो वहां पे थोड़े लोअर लेवल पे खरीद सकते हैं, क्योंकि वैल्यूएशन कई कई सेगमेंट में अच्छे हैं, क्योंकि वहां पे ना सेगमेंट बहुत बड़ा है। तो थोड़े सेगमेंट्स में जहाँ पे वैल्यूएशन है ना 20 टाइम के नीचे आ जाते हैं, थोड़ा अर्निंग्स विजिबिलिटी ज्यादा है, वहां पे थोड़ा खरीदारी कर सकते हैं। ओके, चलिए ये तो बात होगी केमिकल्स पे। अब 3 महीने से 4 महीने से हम ऑटो पे काफ़ी बात कर रहे थे। मेरे ख्याल से प्रायर टू आई थिंक दशहरा हम इन्वेंट्रीज, हाई इन्वेंट्रीज की बात कर रहे थे। अब आपने अक्टूबर की सेलिंग की जो फिगर्स थी वो देख ली फॉर पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट और टू व्हीलर सेगमेंट। नंबर्स भी देख लिए थे। इस बार शायद M&M सबसे इम्प्रेसिव रहा नंबर्स के टर्म्स में। ऑटो में अब आपको प्रिफर्ड स्पेस टू स्टे विद लॉन्ग्स क्या लग रहा है, या फिर ये प्राइस चाहे वो टू व्हीलर स्पेस हो, चाहे वो कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट हो, चाहे वो पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट हो? ज्योतिवर्धन जी। हाँ, तो हम लोग को पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में थोड़ा दिक्कत लग रहा है अभी, क्योंकि 3 साल से अच्छा है ना रिकवरी आया है, डिमांड अच्छा रहा है। अभी अपने देखे तो जो वेटिंग लिस्ट है गाड़ी का, वो काफी कम हो गया है अभी, है ना। गाड़ी जल्दी से मिलने लग गया है, कई मॉडल में तो डिस्काउंट भी चालू हो गया है। तो पैसेंजर व्हीकल एक सेगमेंट है जो ज्यादा नहीं लेना चाहिए अभी। ट्रैक्टर एक सेगमेंट है जहाँ पे ना खरीदारी कर सकते हैं, वहां पे डिमांड पिकअप अभी हो सकता है। पिछले 18 महीने में ट्रैक्टर का डिमांड अच्छा नहीं रहा, मॉनसून अच्छे आए हैं, तो उस हिसाब से ट्रैक्टर एक सेगमेंट है जहाँ पे अच्छा हो सकता है। और यहाँ पे ओईएम्स के अलावा काफी ऑटो एंसरीज में भी वैल्यूएशंस ठीक है। वहां पे ना कई लोग 2-3 नए सेगमेंट में जा रहे हैं, कोई कोई है ना। तो वहां पे है ना कई कंपनीज मिल जाते हैं जो अच्छे हैं। वहां पे दो चीज पे अवॉइड करना चाहिए। एक है जहाँ पे ग्लोबल एक्सपोजर बहुत ज्यादा है, क्योंकि ग्लोबल में स्लो डाउन हो सकता है। दूसरा है जो है ना प्योर आइस इंजन्स पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि वो एक सेगमेंट है। ईवी यदि आवे नहीं आवे, पर आइस सेगमेंट में ना रिस्क है कि भाई कभी ईवी ज्यादा हो गया तो आइस सेगमेंट वाले कम हो सकते हैं। तो बाकी ऐसे कई ऑटो एंसरीज हैं जो है ना अच्छा वैल्यूएशन पे मिल रहे हैं। अच्छा, एक लास्ट पॉसिबली सेगमेंट लूँगा मैं, एक बार फिर से फाइनेंशियल्स पे आऊँगा। अब लेंडिंग साइड में अगर जाएं तो आपको नंबर्स के आधार पर क्या पीएसयू बैंक्स, आप उनको प्रायोरिटी, क्या उनको वरीयता देंगे जिस प्रकार के बीओबी एसबीआई के नंबर्स रहे? और नॉन लेंडिंग फाइनेंशियल्स में जिसमें एक्सचेंजेस आते हैं, जिसमें आपका डिपॉजिटरीज आते हैं,
दोनों ही अंश में आपका ज़्यादा जो कन्विक्शन है वो किस पे है? तो ये सेगमेंट एक वैल्यूएशन अच्छा लग रहा है। यदि अपने पिछले 10 साल का वैल्यूएशन देखे हर एक सेगमेंट में, और जो 10 साल के एवरेज वैल्यूएशंस है और जो आज के वैल्यूएशंस है, उसमें एक फाइनेंशियल ही ऐसा है जहाँ पे वैल्यूएशंस 10 साल के एवरेज के हिसाब से कम है। बैंकिंग स्पेस, एनबीएफसी स्पेस दोनों में अच्छा है। हम लोग का टिल्ट अभी है बैंक्स पे। तो कई बैंक्स है जहाँ पे वैल्यूएशन सस्ते हैं, इसमें पब्लिक सेक्टर भी आता है, कई प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी आते हैं जहाँ वैल्यूएशन एक टाइम प्राइस टू बुक या एक टाइम से कम प्राइस टू बुक में मिल रहा है। वहां पे अभी खरीदारी करना चाहिए अगले 2 साल के व्यू के हिसाब से। शॉर्ट टर्म वहां पे अब सब जगह निम का प्रेशर है, सब जगह थोड़े थोड़े ना एनपीएल के प्रेशर है। पर जो वैल्यूएशन पे मिल रहा है अपने को, जैसे जैसे ब्याज है ना स्टेबलाइज हो जाएगा, डिपॉजिट्स हम लोग के हिसाब से अभी बढ़ना चालू हो जाएगा, क्योंकि है ना लिक्विडिटी सिस्टम में बढ़ जाएगी। तो उसके बाद निम स्टेबल हो जाएंगे और ये जो वैल्यूएशंस है वो रीरेट हो सकते हैं। तो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर बैंक जहाँ पे वैल्यूएशन सस्ते हैं उसको ध्यान में रखना चाहिए। ओके, चलिए ज्योति जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने